बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है और इस दौर के अंदर तमाम ही लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़े वेल अवेयर हैं और आप बगैर सबूत के या बगैर दस्तावेजात के अगर कोई भी बात करने की कोशिश करें तो आप फ़ौरन पकड़े जाते हैं। हमारी अपनी हर वीडियो के अंदर ये कोशिश होती है आपकी कोशिश होती है कि आपकी खिदमत में दस्तावेजी सबूत भी जो है वो पेश किए जाएँ। हम कोशिश करते हैं कि रिसर्च करके पुरानी किताबों से पुराने कॉलम निकाले जाएँ कि किसने किस वक्त किसके हवाले से क्या लिखा था और आपकी खिदमत में पेश किया जाए। हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से इन दिनों जो है वो गाली गोली और बीवी की सियासत जो है वो एक मरतबा फिर अरूज के ऊपर है। आपने देखा होगा कि एक वीलागर जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ, जिसकी हम मजम्मत करते हैं, उन्होंने अपने एक वीलाग में एक साथी जर्नलिस्ट के हवाले से कहा कि वो हर औरत को जो है वो अपने बेडरूम ले जाना चाहते हैं और जिसको बेडरूम ना ले जा सकें उसको अपनी बीवी बना देते हैं। उसके बाद फिर हामिद मीर साहब ने प्रेस क्लब के बाहर जब उन्हीं जर्नलिस्ट के हक में मुजाहरा किया तो वहाँ पे उन्होंने तकरीर की और उधर उन्होंने फिर बीवी की बात की और उन्होंने जर्नलों को कहा कि हम जानते हैं कि किसकी बीवी ने किसको कहाँ और कब और कैसे गोली मारी थी और जनरल रानी कौन है, और फिर बुज़दिल, बेगैरत और बेशरम भी कहा गया, यानी गालियाँ भी दी गई। तो हम इस वीडियो के अंदर आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ऐसे है कि बेडरूम के अंदर जो है वो अंदर की जो बातें, घर के अंदर घुसने की जो धमकी हामिद मीर साहब ने दी है वो क्या अभी की धमकी है या इससे पहले भी हामिद मीर साहब जो है वो लोगों के घरों के अंदर, लोगों के बेडरूम के अंदर, चाहे वो सियासतदान हो या जर्नैल, वो घुसते रहे हैं। जब किसी ज़माने में जनरल मुशर्रफ उनके हीरो हुआ करते थे तो उस वक्त वो क्या फरमाया करते थे, इस हवाले से कुछ कालम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। पहला कालम है, वो ज़माना और था 30 अक्टूबर 99। वो ज़माना और था 30 अक्टूबर 99। ये कालम आपके सामने रखेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे हामिद मीर नवाज शरीफ के बेडरूम में घुस गए और फिर कैसे जो है वो घटिया किरदार बेनकाब हुए। दूसरा कालम है बेगम कलसूम नवाज की खिदमत में। बेगम कलसूम नवाज की खिदमत के बाद तीसरा कालम है जनाब, जो कि 25 अक्टूबर 1999 को लिखा गया, जिसका उन्वान है शहबाज शरीफ का इम्तिहान। शहबाज शरीफ का इम्तिहान नामी कालम भी जो है वो आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये रहा जी शहबाज शरीफ का इम्तिहान। ये तीनों कालम आपके सामने हम बारी बारी रखते हैं और आपको हम बताते हैं दस्तावेजी सबूत की शक्ल में कि कैसे कौन किसके बेडरूम में घुसता रहा। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं, वो ज़माना और था 30 अक्टूबर 1999। हामिद मीर साहब ने ये कालम लिखा और हामिद मीर ने इस कालम के अंदर अपनी बेनज़ीर भुट्टो के साथ एक जो गुफ्तगू है वो भी शेयर कर रखी है। उस ज़माने में इंदर कुमार गुजराल जो भारत के साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी जानिब से भी एक इंकशाफ किया है, उस वाले से भी उन्होंने जिक्र किया। हामिद मीर साहब फरमाते हैं कि भारत के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदर कुमार गुजराल ने हिंदुस्तान टाइम में इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद से आधी रात को टेलीफोन पर कश्मीरी मुजाहिदीन की सरगर्मियों के बारे में उनके साथ तबादला ख्याल किया करते थे। आज जो है वो ये आज के हुक्मरानों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान के ऊपर कि उन्होंने कश्मीर बेचा है। हामिद मीर साहब ने यह बताया था कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद से आधी रात को, यानी उनके बेडरूम की बात वो बता रहे हैं कि आधी रात को टेलीफोन पर कश्मीरी मुजाहिदीन के सरगर्मियों के बारे में तबादला ख्याल किया करते थे। फिर उन्होंने बताया कि इंदर कुमार का ये जो इंकशाफ है पढ़ने के बाद उनकी बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो होने वाली गर्मा गर्म बहस थी वो उन्हें याद आ गई। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ये कहा करती थी कि अगर जो है वो नवाज शरीफ को एटमी धमाके और ज़्यादा कश्मीर का मुखालिफ साबित करेंगे तो मगरब में उसकी हमायत बढ़ जाएगी, जबकि मैं कहता था कि वो वाकई ही इसके जो है वो मुखालिफ हैं और आपको तो ये कहना चाहिए कि नवाज शरीफ उसामा बिन लादेन को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। हालांकि वाकई बाद में हामिद मीर साहब ने यह माना कि उसामा बिन लादेन को नवाज शरीफ जो है वो उस वक्त भी, खैर उन्होंने अपने कई कालमों में लिखा कि वो तहफ़्फ़ुज़ देते रहे और फिर उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने के लिए जो है वो उसामा बिन लादेन से पैसे भी लिए थे। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको खास तौर पर यह कालम आप खिदमत पेश करते हैं बेगम कलसूम नवाज की खिदमत में। ये जो उनकी बेडरूम की एक कहानी वो बयान कर रहे हैं, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, बेगम कलसूम नवाज शरीफ ने मुतालबा किया है, ये कालम है। बेगम कलसूम नवाज शरीफ ने मुतालबा किया है कि नवाज शरीफ को ज़रा अबलाग के सामने अपनी सफाई का मौका दिया जाए। उनका बयान पढ़ने के बाद कई लोगों ने हमसे पूछा कि नवाज शरीफ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सफाई का मौका दिया था। इस सवाल का जवाब नफ़ी में है, लेकिन असल बात यह है कि सफाई का मौका उसे दिया जाता है जिसके खिलाफ कोई सबूत मौजूद ना हो, लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ तमाम सबूत पूरी दुनिया के सामने मौजूद हैं। हामिद मीर साहब फरमा रहे हैं। अच्छा, आगे वो फरमाते हैं कि उन्होंने बगैर किसी नोटिफिकेशन के टेलीविज़न पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की बरतरफी की खबर नशर करवाई, फौज को तकसीम करने की कोशिश की और सैकड़ों मुसाफिरों से भरे हुए जहाज़ को कराची एयरपोर्ट पर उतरने से रोक दिया। भारत के साबिक वज़ीर-ए-आज़म आई.के. गुजराल ने तो यहाँ तक एतराफ़ किया है कि नवाज शरीफ आधी रात को टेलीफोन पर उन्हें कश्मीरी मुजाहिदीन की सरगर्मियों के बारे में बताते थे और अभी तक कलसूम नवाज शरीफ ने इस सिलसिले में कोई तरदीद जारी नहीं की। हालांकि गुजराल के मुताबिक
हालांकि गुजराल के मुताबिक जब नवाज शरीफ उन्हें फ़ोन करते तो बेगम कलसूम साहिबा उनके साथ बैठी होती थीं। यानी हामिद मीर साहब नवाज शरीफ के बेड के मुतालिक, उनके बेडरूम के मुतालिक बता रहे हैं कि बेडरूम से जब कमार गुजराल को गुफ्तगू की जाती थी तो बेगम कलसूम नवाज साथ बैठी होती थी। आगे चल के वो ये लिखते हैं कि बेगम कलसूम नवाज शरीफ इस हकीकत से कैसे इनकार कर सकती हैं कि उनके शोहर पाकिस्तान के पहले हुक्मरान थे जिसके खिलाफ मकबूजा कश्मीर में सबसे पहले फरवरी 1999 और फिर जुलाई 1999 में उनके खिलाफ मुजाहरे हुए। वो पाकिस्तान के पहले हुक्मरान थे जिनके खिलाफ कश्मीरी मुजाहिदीन ने बगावत का ऐलान किया। क्या नवाज शरीफ इस मुल्क के पहले हुक्मरान नहीं जिसकी बरतरफी पर कई दिन तक लोगों में खुशी की लहर रही, खुशियां मनाई जाती रही, मिठाइयाँ बांटी जाती रही और अवाम ने नए इंतखाबात की बजाय एहतसाब का मुतालबा कर दिया। अच्छा, अब नाजरीन वो मामला आ रहा है 25 अक्टूबर 1999 का, जिसमें हामिद मीर साहब गोया के उनके बेडरूम में इस तरह से घुसे कि कोई उन्हें रोक ही नहीं सका। ये बड़ी सुनने की चीज़ है कि हामिद मीर साहब नवाज शरीफ के बेडरूम में कैसे घुसे। इस कालम का उन्वान है शहबाज शरीफ का इम्तिहान। शहबाज शरीफ का इम्तिहान नामी कालम में हामिद मीर साहब लिखते हैं 25 अक्टूबर 1999 को, नवाज शरीफ की ज़ात का नहीं बल्कि मुस्लिम लीग के मुस्तकबिल का मामला है। 12 अक्टूबर से चंद दिन कबल शहबाज शरीफ ने अमेरिका का दौरा किया और उन्हीं दिनों जनरल ज़ियाउद्दीन भी अमेरिका में मौजूद थे। शहबाज शरीफ को बताना होगा कि अमेरिकी हुकाम से उन्होंने किन मामलात पर बात की। उन्हें बताना होगा कि कौन लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को फौज के साथ महाज आराई की तरफ धकेला। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नवाज शरीफ, ये सुनिएगा ज़रा गौर से कैसे हामिद मीर साहब नवाज शरीफ के बेडरूम के अंदर की खबर दे रहे हैं, कैसे हामिद मीर नवाज शरीफ के घर के अंदर घुसे। फरमाते हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ख्वाबगाहें बिल्कुल साथ साथ थीं। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की ख्वाबगाह के एक ड्रेसिंग टेबल की दराज में नस्ब किए गए खुफिया टेलीफोन की हकीकत भी सामने लाना होगी। ये फ़ोन किसने नस्ब किया, इसका क्या नंबर था और इससे क्या काम लिया जाता था, ये नवाज शरीफ के अलावा अगर कोई बता सकता है तो वो बेगम कलसूम नवाज के बाद शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के टेलीफोन एक्सचेंज को भी ड्रेसिंग टेबल के अंदर रखे इस फ़ोन के बारे में कुछ मालूम नहीं। वो ये बता रहे हैं कि ये एक ऐसा फ़ोन था नवाज शरीफ के बेडरूम के अंदर, उनके ड्रेसिंग टेबल में, जहाँ से वो अंदर कुमार गुजराल के साथ बातें किया करते थे कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ, पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ। बेगम कलसूम नवाज उनके साथ बैठी होती थी और इस सारे मामले की तहकीक होना चाहिए। और हामिद मीर साहब को ये बेडरूम के अंदर की खबर किसने दी, ये आप बेहतर जान सकते हैं। ये यकीनन उन्होंने दी जिनको आज हामिद मीर साहब गालियां निकालते हैं, क्योंकि हामिद मीर साहब अब उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां उन्होंने पहुंचना था, अपने कलम को बेचकर, अपने बच्चों को हराम खिलाकर, अस्तगफिरुल्लाह। और आज वो फिर उन्हीं इदारों के खिलाफ हैं जो उनको इस किस्म की खबरें दिया करते थे। आगे चलकर वो लिखते हैं, ये अहम तरीन मामला है, खासे की चीज़ है इस वीडियो की, इसे गौर से सुनिए। शहबाज शरीफ को यह भी बताना होगा कि हर माह दुबई से इंपोर्ट की जाने वाली दर्जनों इंडियन फिल्में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कौन फारिग इंसान, इन्वर्टेड कामर्स में उन्होंने नवाज शरीफ को फारिग इंसान करार दिया है कि वो, क्योंकि इंडियन फिल्मों की पाबंदी थी पाकिस्तान में उन दिनों, तो उन्होंने कहा कि दुबई से इंपोर्ट करके वो इंडियन फिल्में नवाज शरीफ नामी फारिग इंसान जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर देखा करते थे। ये किसी की ज़ात का मसला नहीं बल्कि एक ऐसे फ़र्द का मसला है जिससे पूरी कौम का मुस्तकबिल वाबस्ता था। ये फ़र्द भले 4 शादियां कर लेता, लेकिन इस फ़र्द के गलत फैसलों से जो बर्बादियां फैली उनका एतराफ़ शहबाज शरीफ को ज़रूर करना होगा, वरना तारीख़ उन्हें माफ़ ना करेगी। अब बिन साहब ने 4 शादियों का क्यों जिक्र किया कि वो 4 शादियां कर लेता, ठीक है। अब ये आप उनसे पूछ सकते हैं हामिद मीर साहब से कि वो इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं, कि नवाज शरीफ के अंदर क्या चीज़ हद से ज़्यादा इस उनकी बड़ी हुई थी कि उन्हें 4 शादियों का जिक्र भी कर रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि वो इंडिया से फिल्में इस किस्म की जो मंगाकर दुबई के ज़रिए वो अपने बेडरूम के अंदर बैठकर देखा करते थे जब ऐसी फिल्मों पर पाबंदी थी। तो गोया किस तरह से हामिद मीर साहब जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के बेडरूम के अंदर घुसे, उनके घर के अंदर घुसे, ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखी। हामिद मीर साहब से हमारा सवाल एक मरतबा फिर वही है कि हामिद मीर साहब, ये हम आपकी खिदमत में आपके सामने ये लिखे हुए कालम पेश करते हैं, ये दस्तावेजी सबूत हैं जो कि हमने बयान किए हैं। आप या तो इन दस्तावेजी सबूत से इनकार कर दीजिए, आप कहिए कि ये आपने नहीं लिखे, या फिर इसके ऊपर कौम से माफ़ी मांगिए और कहिए आपसे गलती होगी, और ये बताइए कि ये कालम लिखने के बदले आपके बकौल आज अगर आपके हवाले से कोई बात होती है तो उसको एजेंसीज ISPR 50,000 रुपये महाना देती है बकौल आपके, तो आप जब ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज के कहने के ऊपर बकौल अगर इसी फार्मूले के तहत देखा जाए जो आज है, उस वक्त नवाज शरीफ के हवाले से लिख रहे थे, तो आपको पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज से कितने पैसे मिलते थे, और वो जो कलम आपने बेचा था, क्या आप अपनी औलाद का, अपनी बीवी का जो हमारे लिए काबिल एहतराम है, क्या आप उनका सामना कर सकते हैं?
آپ آج ان کے سامنے یہ سب کچھ ضرور رکھیے گا. پہلے آپ ان سے معافی مانگیں, پھر پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگیں, اس کے بعد پھر آپ کہیں جا کر دیگر لوگوں کے گھروں کے اندر بھی گھسنے کی کوشش کریں, جس کا اشارہ آپ نے اپنی تقریر میں کیا. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا, جلد حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.